प्लीज़ मुझे पैसे दे दो, मैं तुम्हारे पैसे जल्दी ही लौटा दूंगी। मेरे पापा अस्पताल में हैं, अगर उनका इलाज ना हुआ तो वे मर जाएंगे। तुम्हें जितने पैसे चाहिए मिल जाएंगे, लेकिन इसके लिए तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। आज 32 साल का घमंडी सूरज अपने दुश्मन की बेटी को शादी का ऑफर कर रहा था। 21 साल की आरुषि ने उन पेपर्स पर साइन कर दिए और अगले ही पल सूरज खान उसे कमरे में ले गया। आरुषि का दिल धक से रह गया जब सूरज ने शादी से पहले ही उसके करीब होते हुए उसके होठों पर कॉलेज की सबसे बिगड़ी हुई रईसजादी आरुषि महिर उससे कोई भी पंगा लेने की हिम्मत नहीं करता था। वो जो चाहती चुटकियों में हासिल कर लेती। कॉलेज की बहुत सी लड़कियां उसकी दोस्ती के लिए तरसती थीं। अपनी सहेलियों को महंगे महंगे गिफ्ट्स देना उसका पसंदीदा शौक था। अरे आरुषि, यह तो बहुत महंगा लगता है, सुमन ने उसके दिए हुए गिफ्ट की ओर देखते हुए कहा। वो एकेंट परफ्यूम की बोतल थी। गिफ्ट लेते हुए सुमन थोड़ा हिचकिचाई। अरे इतना भी महंगा नहीं है मेरी जान, रखो इसे और इस्तेमाल करो, इसकी खुशबू बहुत जबरदस्त है, जस्ट लाइक इट, आरुषि ने अदा से मुस्कुराकर कहा। यार, ये घड़ी भी बहुत एक्सपेंसिव लग रही है, तुम्हारी चॉइस की तो कोई मिसाल ही नहीं। आरुषि की दोस्त नीता ने उसकी दी हुई घड़ी कलाई पर पहनते हुए तारीफ की। हाँ वाकई, आरुषि की चॉइस सबसे हटकर और सबसे जुदा होती है। अब एक बात सब अपने अपने कान खोलकर सुन लो। 2 दिन बाद मेरा बर्थडे है और तुम सबको आना है। गिफ्ट्स वगैरह लाने की कोई ज़रूरत नहीं, तुम्हें गिफ्ट्स मेरी तरफ से मिलेंगे। मतलब अभी तुम हमें गिफ्ट दे रही हो और जब हम तुम्हारी बर्थडे पार्टी पर आएंगे तभी हमें गिफ्ट मिलेंगे। यस, आरुषि ने फिर एक अदा से मुस्कुराते हुए कहा। यार आरुषि दोस्त हो, तुम जैसी बहुत बड़ा दिल है तुम्हारा। नीता ने दिल से तारीफ की तो आरुषि ने और भी अकड़ के साथ गर्दन उठा ली। महिर शर्मा, एक मशहूर बिजनेसमैन की इकलौती बेटी आरुषि महिर शर्मा की आज 20वीं सालगिरह बड़े ही धूमधाम से मनाई जा रही थी। हर अमीर घराने को उन्होंने इनवाइट किया था। इस वक्त आरुषि एक बारबी फ्रॉक पहनकर सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी। एक स्पॉटलाइट उस पर जगमगा रही थी। सफेद रंग की बारबी फ्रॉक में वह बिल्कुल एक छोटी सी गुड़िया लग रही थी। हर किसी की निगाहों में उसके लिए जलन और रश्क था। खुद तो वह नाजुक सी परी थी ही, ऊपर से दौलत ने जैसे उसे और भी चमका दिया था। महिर शर्मा अपनी बेटी का हाथ थामने के लिए सीढ़ियां चढ़ते हुए उसके पास आए। अगले ही पल उन्होंने अपनी हथेली उसकी तरफ बढ़ाई तो उस घमंडी हसीना ने अपनी नाजुक हथेली अपने पापा के हाथ में रख दी। लाइट म्यूजिक के साथ दोनों नीचे सीढ़ियां उतरने लगे। चारों तरफ तालियों की गूंज थी। कैमरामैन उसकी खूबसूरती को अलग अलग पोज में कैद कर रहे थे। तालियों के शोर में आरुषि महिर शर्मा ने बारबी डॉल वाली केक काटा। उसके फ्रेंड्स आगे बढ़कर उसे बहुत प्यार से विश कर रही थीं, जिसे वह पूरी अकड़ के साथ स्वीकार भी कर रही थी। तभी अचानक लाइट बंद हो गई। यह सब क्या है? नसीर असद अकरम, ये लाइट क्यों चली गई? अभी उनके शब्द मुंह में ही थे कि लाइट वापस आ गई, लेकिन जब उन्होंने अपने पास नजर दौड़ाई तो अचानक दिल को कुछ हुआ, जैसे दिल ने धड़कने से इनकार कर दिया हो। उनकी बेटी, जो कुछ देर पहले उनके पास खड़ी मुस्कुरा रही थी, अब वहां नहीं थी। आरुषि, आरुषि मेरी बेटी, वो पागलों की तरह इधर उधर उसे ढूंढने लगे। हर चेहरे पर घबराहट साफ नजर आ रही थी। अचानक से आरुषि कहाँ गायब हो गई थी? वो कहाँ गई, किसी को कुछ पता नहीं था। आरुषि, वो चिल्लाए, लेकिन उनकी बेटी आरुषि कहीं नहीं थी। आरुषि को जब होश आया तो उसने खुद को एक अंधेरे कमरे में पाया। दिमाग पर जोर डाला तो सब कुछ याद आने लगा। डर की एक तेज लहर उसके पूरे जिस्म में दौड़ गई। सिर में तेज दर्द था और चक्कर भी आ रहे थे। धीरे धीरे वह अपनी जगह से उठी और अंदाजे से दरवाजे की ओर बढ़ने लगी, लेकिन दरवाजे तक पहुंचने से पहले ही वह लड़खड़ा कर गिर गई। उसे जोर का झटका लगा। उसके पैर में जंजीर बंधी थी। आरुषि ने उसे उतारने की बहुत कोशिश की, लेकिन सब बेकार गया। उसकी आंखें आंसुओं से भर गईं। कोई है, प्लीज मेरी मदद करो, कोई है, वो जोर जोर से चिल्ला रही थी। लेकिन उसे नहीं पता था कि जहां उसे कैद किया गया था वहां कोई जिंदा इंसान था ही नहीं। उसके चारों तरफ घना जंगल था और उस जंगल के बीचों बीच वो एक कॉटेज थी। अंधेरे की वजह से उसे यही समझ आया कि शायद रात हो चुकी है। उसे अपने घर की याद सताने लगी, अपने पापा की। आज तो उसका बर्थडे था, अभी तो बस थीम केक ही काटा था, और यह सब पापा पापा प्लीज कम से मुझे। वो वहीं जमीन पर घुटनों में सिर छुपाकर बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। पापा, मुझे यहाँ से ले जाइए।
वो हिचकियां लेते हुए अपने पापा को याद कर रही थी, लेकिन उसे नहीं पता था अब किस्मत उसके साथ एक नया खेल खेलने वाली थी। वो घमंडी लड़की अब अपनी सारी अकड़ खोने वाली थी। काफी देर तक आंसू बहते रहे, तभी अचानक दरवाजा खुलने की आवाज आई और आरुषि का दिल उछलकर गले में आ गया। वो सांस रोके दरवाजे की ओर देखने लगी। अकरम खान, मुझे मेरी बेटी वापस चाहिए, हर हाल में। महिर शर्मा इस वक्त गुस्से की इंतहा पर थे। पुलिस की मदद लें, अकरम खान ने सलाह दी। नहीं, बिल्कुल नहीं, पता नहीं कौन है, क्या चाहता है। यकीनन पैसों के लिए उठाकर ले गया होगा मेरी बच्ची को, वो मासूम है। अकरम खान, उसे कुछ नहीं होना चाहिए। हर तरफ अपने आदमी फैला दो। मुझे मेरी बेटी हर हाल में सुबह से पहले सही सलामत वापस चाहिए। सुना तुमने? महिर शर्मा के हाथ बंधे हुए थे। वो पुलिस की मदद नहीं ले पा रहे थे। जिसने भी आरुषि को किडनैप किया था वह बेहद चालाक और शातिर था, जिसने उनके के बिल्कुल पास से उनकी बेटी को इतनी आसानी से उठा लिया था। अगर वह पुलिस की मदद लेते तो वह सब जान जाता, और ऐसी हालत में वो आरुषि के लिए कोई रिस्क नहीं ले सकते थे। आरुषि को एक भी खरोच आना वो किसी भी तौर बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। आरुषि उनकी जान थी, उनका सब कुछ थी। उसके बिना जीने का वो ख्याल भी नहीं कर सकते थे। उनके लिए एक एक पल काटना मुश्किल हो रहा था। कब से मोबाइल हाथ में थामे वो उसके कॉल का इंतजार कर रहे थे। इसके अलावा उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। लेकिन शाम से रात हो गई थी और अभी तक किसी ने भी उससे संपर्क करने की कोशिश नहीं की थी। सर, अब तो काफी देर हो गई है, अकरम खान ने चिंता से कहा। तभी महिर शर्मा के मोबाइल पर एक अननोन नंबर से कॉल आई। वहां मौजूद सभी लोग सतर्क हो गए। कॉल स्पीकर पर डालिए, उनके दोस्त शाहिद खान ने कहा। महिर शर्मा ने धड़कते दिल से यस कहकर कॉल स्पीकर पर डाल दी। गुड गुड मिस्टर महिर शर्मा, पहले राउंड में सफल हो गए आप। बहुत समझदारी से काम लिया है आपने कि आप पुलिस से दूर रहे। अब सेकंड राउंड शुरू होता है। कल सुबह तक मेरे कॉल का इंतजार करना, लेकिन किसी को कुछ भी बताने की नाकाम कोशिश मत करना, और पुलिस से तो बिल्कुल भी संपर्क मत करना। अगर अपनी बेटी को जिंदा देखना चाहते हो तो। कौन हो तुम और क्या चाहते हो? खुद पर काबू रखते हुए महिर शर्मा ने उसकी बात काटकर पूछा। सुबह 7 बजे मेरे फोन का इंतजार करना, और यह याद रखना 24 घंटे मेरी नज़र तुम पर है। जरा सी भी चालाकी दिखाई तो बेटी तो जरूर मिलेगी, लेकिन जिंदा नहीं। कॉल कट गई। हेलो हेलो, महिर शर्मा बुरी तरह बेचैन हो गए। दिल बुरी तरह धड़क रहा था। जिस अंदाज में वो आदमी धमकी दे रहा था, उनका दिल किसी अनहोनी की ओर इशारा कर रहा था। सुबह तक का इंतजार उनके लिए जैसे अंगारों पर चलने जैसा था। शाहिद साहब गहरी सांस छोड़ते रह गए, जबकि महिर शर्मा सोफे पर ढह गए। आज उनके कंधे झुक चुके थे। वह एक बेटी के पिता हैं। आज उन्हें इस बात का गहरा एहसास हो रहा था। आंखों से आंसू गिरकर गालों पर बहने लगे। वो किस हाल में होगी, ये सोच महिर शर्मा को चैन नहीं लेने दे रही थी। उसे कुछ ना हो। महिर शर्मा बस अल्लाह से यही दुआ कर रहे थे। उनके दोस्त शाहिद उन्हें तसल्ली दे रहे थे, लेकिन उनके दिल को किसी भी पल चैन नहीं मिल रहा था। उन्हें बस अपनी बेटी चाहिए थी, किसी भी कीमत पर। दरवाजे से अंदर आने वाले ने दीवार पर लगे एक बटन को दबाया और कमरे में पीली रोशनी फैल गई। आरुषि ने अपनी आंखों पर हाथ रखा और धीरे से हटाकर सामने मास्क पहने खड़े आदमी को देखा। वेलकम टू अ डबल लाइफ, मिस आरुषि महिर शर्मा, उस मास्क वाले आदमी ने कहा तो आरुषि की तो सांसें ही अटक गईं। कौन हो तुम? आरुषि के गले से मुश्किल से आवाज निकली। तुम्हारा डेविल। वो उसके पास घुटनों के बल बैठा था। आरुषि जैसे करंट खाकर पीछे हट गई। क्यों क्यों कैद किया है मुझे यहां? डर तो था, लेकिन हिम्मत करके पूछा। वो जानना चाहती थी आखिर उसे यहां लाने का मकसद क्या था। वो आदमी उठकर खड़ा हुआ और पॉकेट में हाथ डाले हुए दूर चला गया। कुछ डिमांड्स हैं मेरी तुम्हारे बाप से, पूरी होते ही तुम्हें छोड़ दूंगा। दीवार की तरफ रुक किए वो ठंडे लहजे में बोला। कैसी डिमांड? देखो, तुम्हें पैसे चाहिए ना? तुम मेरे पापा से जितने पैसे कहोगे वह तुम्हें दे देंगे, लेकिन प्लीज तुम मुझे छोड़ दो। कहते हुए आरुषि के गालों पर आंसू बह निकले। मुझे जो चाहिए वो मैं हासिल कर ही लूंगा, तुम बस यहां सुकून से रहो। अब की बार वो पलटकर बोला तो आरुषि को गुस्सा आ गया। अगर तुम्हारी डिमांड पैसे ही हैं तो मांग लो जितने चाहिए, मेरे पापा मुझ पर सब कुछ वार देंगे। आरुषि ने बहुत मान और घमंड से कहा। यही तो देखना है कितना प्यार करता है आखिर वो आदमी तुमसे।
देखना चाहता हूं कि वह शख्स अपनी जिंदगी वारंता है या नहीं। उसके रहस्यमयी लहजे पर आरुषि अंदर तक सिहर गई। मेरे पापा मुझे बहुत प्यार करते हैं, मेरे लिए कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन तुम्हारी बात का मतलब क्या है? क्या तुम उन्हें मारना चाहते हो? आरुषि को यकीन आया। मैं क्या चाहता हूं और क्या नहीं। तुम अपने छोटे से दिमाग को ज्यादा मत हिलाओ। चुपचाप खाना खाओ और सो जाओ। नहीं खाना। मुझे खाना समझे तुम ले जाओ यहां से। ये खाना, मुझे यहां से जाना है अपने घर। अगर तुमने मुझे नहीं जाने दिया तो मैं यहां से भाग जाऊंगी, सुना? तुमने, आरुषि चिल्लाई थी। हम वेरी फनी, भाग जाना, मुझे क्या फर्क पड़ता है। वो जेब में हाथ डाले उसका मजाक उड़ाता हुआ हंसा था। लेकिन तुम जानती भी हो तुम कहाँ हो अब की बार? वो उसकी तरफ बढ़ते हुए ठंडे लहजे में बोला, और आरुषि सन्न रह गई। बस उसे देखती रही। शहर से बहुत दूर एक घना जंगल, और उस घने जंगलों में जंगली जानवरों का होना एक आम बात है। और उस जंगल के बीचों बीच एक कॉटेज, जहां इस वक्त तुम हो। तुम शोर मचाओ, चीखो चिल्लाओ, कोई सुनने वाला नहीं। हाँ, भाग जाओ और जंगल के जानवरों का खाना बन जाओ। मेरा न सही किसी जंगली जानवर का भला जरूर हो जाएगा। आखिर में अपनी बात कहकर वो उसे अच्छा खासा डरा चुका था। एक पल के लिए रुककर उसने सामने खड़ी लड़की के डरे हुए चेहरे को देखा था, जो अभी कुछ देर पहले बड़ी बहादुर बन रही थी। लेकिन जानवरों का नाम सुनते ही उसका चेहरा डर के मारे सफ़ेद पड़ गया था। अब उसके होठों पर एक हल्की सी तंजिया मुस्कान आई थी, और वो वहां से निकलने लगा। रुको प्लीज, मुझे यहां से जाने दो नामुमकिन। ये ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो कि जब तक मैं अपना मकसद हासिल नहीं कर लेता, तुम मेरी कैद से छूट सकती हो। यह कहकर उसने अपने कदम दोबारा से दरवाजे की ओर बढ़ाए थे, और आरुषि का दिल बुरी तरह धड़क उठा था उसे जाते हुए देखकर। सुनो, मुझे अंधेरे से डर लगता है। प्लीज अंधेरा मत करना। आरुषि रोते हुए अपनी कमजोरी उसे बता गई थी। एक पल को वो रुका, अपनी गहरी काली आंखों से उस मासूम के रोते चेहरे को देखा। उसका दिल उसकी ओर खींचने लगा, लेकिन अगले ही पल दिल को सख्त करते हुए जोर से दरवाजा बंद करके बाहर निकल गया। लेकिन लाइट बंद नहीं की। इतना एहसान वह आरुषि पर कर गया था। आरुषि वहीं एक कोने में बिस्तर के पास जमीन पर बैठ गई और आंसू बहाने लगी। हिचकियों से रोते हुए उसे अपने पापा याद आ रहे थे। सुबह 7 बजे के करीब उसका नंबर दोबारा कॉल आया था। उसने महिर शर्मा से 500 करोड़ की डिमांड की थी। 500 करोड़, मतलब उनकी पूरी जायदाद, उनका बिजनेस, उनका घर, सब कुछ। महिर शर्मा गहरी सोच में चले गए। उन्होंने फौरन अपनी जायदाद का अंदाजा लगाया, जो लगभग उतनी ही बनती थी। महिर शर्मा ने अपना सिर सोफे की बैक से टिका लिया। इसका मतलब यही था, वो शातिर पहले से ही सब कुछ पता कर चुका था। महिर साहब ने उससे वक्त मांगा। इतनी सारी जायदाद और बिजनेस वगैरह सब कुछ बेचना आसान न था, और वह अपनी बेटी की खातिर सब कुछ करने को तैयार हो गए थे। उन्हें बस अपनी आरुषि वापस चाहिए थी। सुबह का उजाला फैला तो दरवाज़ा खुला। वह मास्क वाला आदमी अंदर दाखिल हुआ। उसके हाथ में अब नाश्ते की ट्रे थी, लेकिन नज़र टेबल पर गई। रात का खाना टेबल पर वैसे ही रखा था। उसने खाने को हाथ भी नहीं लगाया था, और आरुषि जमीन पर घुटनों के गिर्द हाथ लपेटे बैठी थी। उस आदमी को सख्त गुस्सा आया और वो उसकी ओर बढ़ा। तुम्हारा दिमाग काम करता है या नहीं? खाना क्यों नहीं खाया? मैं तुम्हें पागल दिखाई देता हूं क्या, जो तुम्हारे लिए खाना लाकर तुम्हारे आगे सर्व करता हूं, और तुम उसे हाथ भी नहीं लगाती? उसने आरुषि को बाजू से पकड़कर झिंझोड़ा, लेकिन अगले ही पल बुरी तरह ठटका। आरुषि को बहुत तेज बुखार था। वो परेशान हो गया। उसकी आंखें भी बंद थीं। डम, इसे क्या हुआ? हेलो, सुनो आरुषि, आंखें खोलो। उसने उसका गाल थपथपाया। आरुषि मुश्किल से आंखें खोलती हुई उस मास्क वाले को अपने करीब झुका देखकर एकदम डर कर पीछे हटी थी। नहीं, मुझे मत छूना। शायद वह कोई सपना देख रही थी और उसी के असर में थी। आरुषि को उड़ता देखकर उस आदमी के चेहरे पर एक सुकून सा लहर आया था। वह गहरा सांस छोड़ता हुआ उठा। अगर तुम चाहती हो कि तुम महफूज रहो और मैं तुम्हें कुछ ना कहूं, तो जैसा कहता हूं वैसा करो, वरना उस शख्स ने आरुषि के डर का फायदा उठाया। मैं वैसा ही करूंगी जैसा तुम कहोगे, लेकिन मुझसे दूर रहो। वो रोते हुए पीछे हटी। शायद वह रात भर रोती रही थी, क्योंकि उसकी बड़ी बड़ी आंखें रोने की वजह से गुलाबी हो रही थीं, और बुखार की तेजी की वजह से दूधिया या सफ़ेद चेहरा भी गुलाबी हो रहा था। एक पल के लिए वह इंसान उसके चेहरे से नज़रें चुरा गया,
लेकिन वह हमदर्दी में आकर अपने मकसद से पीछे नहीं हट सकता था, इसीलिए अपने दिल को फिर से कठोर बना लिया। ठीक है, ये नाश्ता करो और मैं मेडिसिन देता हूँ, वो खाओ। कुछ भी नहीं कहूंगा, वादा। आरुषि ने जोर से हाँ में सर हिलाया और आगे बढ़ते हुए नाश्ते की ट्रे ले ली और ब्रेड का टुकड़ा तोड़ा। ना जाने उस शख्स को क्या हुआ कि बिना पलक झपकाए वो आरुषि को देखता चला गया। उस लड़की में उसे अजीब सा खिंचाव महसूस हुआ और एकदम से उसकी धड़कन तेज हो गई। आरुषि ने अपनी पलकों को उठाकर उसे देखा कि उसी पल उस मास्क वाले ने रुख मोड़ लिया। मैंने खा लिया, बच्चों की तरह कहती वो उस शख्स के दिल को बेईमान कर रही थी। मैं मेडिसिन लेकर आता हूँ। वह दरवाज़ा बंद करता हुआ बाहर निकल गया। आरुषि ने गाल पर आए आंसू पोंछे। कुछ ही देर में वह वापस आ गया। बुखार की टैबलेट उसे पकड़ाता हुआ पानी का गिलास भी उसकी ओर बढ़ा दिया। आरुषि ने उसे हैरत से देखा। उस मास्क के पीछे छिपे चेहरे को पहचानने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसके होंठों और गहरी काली आंखों के सिवा कुछ नजर न आया। ऊपर बिस्तर पर जाओ, उसने हुक्म दिया। वो खामोशी से उठकर बिस्तर पर चली गई। उसे भी बिस्तर की जरूरत महसूस हो रही थी। बहुत ज्यादा थकावट और तेज बुखार ने उसके होश उड़ा दिए थे। एक बात समझ नहीं आ रही, तुम मुझे उठाकर लाए हो और मेरा ख्याल भी रख रहे हो। आखिर ऐसा क्यों? तुम्हारे पेशे वाले लोग तो बहुत निर्दयी और बुरे होते हैं। लेटते हुए धीरे से उस शख्स से पूछा। क्योंकि तुम सोने की चिड़िया हो। तुम्हारे होते हुए ही तुम्हारे बाप से अपनी सारी डिमांड्स पूरी करवाऊंगा। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मेरा काम तो खराब हो जाएगा ना। ना जाने क्यों वो उसे सफाई देने लगा। तुम्हारा नाम क्या है? आरुषि ने धीमे लहजे में पूछा। अब उसे उस इंसान से डर नहीं लग रहा था। वह जानती थी वो उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा, उसका मकसद कुछ और था। डेविल उसकी तरफ देखते हुए सख्ती से कहते हुए वह बाहर निकल गया। डेविल दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ पर उसने करवट बदली और आंखें मूंद लीं। सब कुछ बहुत आराम और बिना किसी रुकावट के हो गया था। उन्हें एक ऐसा बंदा मिल गया था जिसने उनसे सब कुछ खरीद लिया था। लेकिन वह कौन था? अचानक कहाँ से आ गया? महिर साहब नहीं जानते थे। शाम तक अपना सब कुछ सेल आउट करते हुए वह सारी रकम बैग्स में डलवा चुके थे। कंपनी के कुछ शेयर्स बचे थे, लेकिन फिर भी उनकी रकम पूरी हो गई थी। वह अब उस आदमी के फ़ोन का इंतज़ार कर रहे थे। उसने शाम का कहा था कि वह कॉल करेगा, लेकिन अभी तक दूसरी तरफ से कोई संपर्क नहीं किया गया था। महिर साहब परेशानी और बेचैनी के आलम में चक्कर लगा रहे थे और बुरी तरह बेचैन होते हुए बस एक ही दुआ कर रहे थे, ऐ खुदा, मेरी बच्ची को कुछ ना हो। कैसी हो? नाश्ता देने के बाद वो अब आया था। आरुषि उसके लाए हुए ट्राउजर्स और टी शर्ट पहने हुए थी और बिस्तर में ही दुबकी हुई थी। इतनी चोट की थी डेविल ने कि उसके हाथ नहीं बांधे थे, क्योंकि कल ही वह यहाँ से भागने की कोशिश में खुद को चोट पहुंचा चुकी थी। उसके कंधे पर सख्त चोट आई थी और अब उस चोट का दर्द सहना आरुषि के लिए मुश्किल हो रहा था। वह तो बहुत नाजुक सी थी। यह कांटा भी चुभ जाता तो घर के सारे नौकरों की जान हलक में आ जाती थी। पूरे घर को सर पर उठा लेती थी। कैद करके पूछते हो, कैद होकर कैसी हूं? आरुषि ने तंज किया। डेविल ने अपना रुख बदला। उसके हाथ में फर्स्ट एड बॉक्स था। तुम्हारे जख्म की ड्रेसिंग करनी है। डेविल आगे बढ़ा। वहीं रुक जाओ, खबरदार जो मेरे करीब भी आए। तुमने वादा किया था मुझसे कि अगर मैं तुम्हारी सारी बातें मानूंगी तो तुम मेरे करीब भी नहीं आओगे। मुझे बता दो, मैं खुद कर लूंगी। आरुषि के माथे पर बल पड़े। अगर तुम चुपचाप मेरी बात मान लोगी तो इसमें तुम्हारा ही फायदा है। डेविल ने अब उसे बातों में उलझाया। फायदा? तुम मुझे कैद करके मुझे फायदा दोगे? मुझे जो ये इतनी ज्यादा चोट आई है ना, तुम्हारी वजह से आई है। न तुम मुझे कैद करते, न मैं यहाँ से भागने की कोशिश करती, और न मुझे यह चोट लगती जिसमें कि मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, और ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। माथे पर बल डाले वो उसे घूरते हुए बोली, अपने पापा से बात करना चाहती हो? डेविल ने वार ही बड़ा सख्त किया था कि आरुषि का दिल जोरों से धड़का। क्या तुम वाकई मेरी बात? आरुषि की पलकों में नमी उतर आई। अगर मेरी बात मानी तो सोच सकता हूं इस बारे में, लेकिन तुम तो नहीं मानोगी तो छोड़ो। डेविल वापस जाने के लिए मुड़ा। नहीं, रुको, मैं तैयार हूं। आरुषि ने फौरन हामी भरी। डेविल के चेहरे पर एक मुस्कान उभरी, लेकिन आरुषि देख न सकी क्योंकि वो मास्क में था। वो आगे बढ़ा और उसकी शर्ट को कंधे से नीचे सरकाया। जख्म पर नजर जमाए वो उसकी ड्रेसिंग चेंज कर रहा था, जबकि आरुषि ने आंखें मीची हुई थीं। दर्द जो कुछ कम हो चुका था फिर से ताज़ा हो गया।
आंखों में जब्त के बावजूद आंसू आ गए, जबकि डेविल अपना काम जल्दी ही खत्म करता पीछे हटने लगा। आरुषि ने दूसरे हाथ से शर्ट ऊपर की। ये ठीक कब होगा? रूंधे लहजे में पूछा। हो जाएगा ठीक। डेविल को उसके आंसू न जाने क्यों बुरे लगने लगे थे। तुम्हारा नाम क्या है? आरुषि के अचानक सवाल पर वो जो जा रहा था रुका, लेकिन पलटा न था। डेविल असली नाम पूछा है। आरुषि ने जोर देकर कहा, मुझे सब डेविल के नाम से ही जानते हैं, तुम भी यही याद रखो। डेविल ने सख्ती से कहा तो वह मुंह बिसूर कर चुप हो गई। सर, कुरियर आया है। महिर शर्मा, जो कब से उस आदमी के फोन का इंतजार कर रहे थे, कुरियर देखते ही ठटके। किसने मंगवाया है? महिर शर्मा ने उसकी तरफ सवालिया नजरों से देखा और फिर उस पैकेट को खोला। उसमें से कुछ तस्वीरें निकलीं। महिर शर्मा उन तस्वीरों को देखते ही स्तब्ध में आ गए। हर तस्वीर में उनकी बेटी थी। हाँ, उनकी इकलौती बेटी, जो कि बंधी हुई थी और आंसू लगातार बह रहे थे। आंखें फरियाद कर रही थीं कि मुझे यहां से ले जाएं। दो खामोश आंसू बहकर महिर शर्मा के उन तस्वीरों पर गिरे थे। वो अपने दिल को सख्त किए उन तस्वीरों को देख रहे थे कि तभी फोन की बेल बजी। महिर शर्मा ने कॉल रिसीव की। कैसी लगी बेटी की तस्वीरें? तुमने जैसा कहा था मैंने वैसा कर दिया है। अब मेरी बेटी मुझे वापस कर दो। उनकी तड़प पर सामने वाला खुश हुआ। मिल जाएगी, मिल जाएगी। आज तस्वीरें मिली हैं, कल बेटी भी मिल जाएगी। याद रखना, जितनी यह बात राज रहेगी, तुम्हारी बेटी उतनी ही सेफ रहेगी। मेरी अगली कॉल का इंतजार करो। साथ ही फोन बंद हो गया। महिर शर्मा बेबसी से सोफे पर ढसे गए। सब कुछ देने को तैयार थे वो, लेकिन वह आदमी चाहता क्या था, वह समझ नहीं पा रहे थे। अब तो खोल दो मेरे हाथ। आरुषि सुबह से कुर्सी पर बंधी हुई थी और वो तो उसके हाथ बांधकर उसकी तस्वीरें बनाकर सुबह का गायब था और अब वापस लौटा था। आरुषि को अब अपने ऊपर तरस और सामने वाले पर गुस्सा आ रहा था। डेविल ने आगे बढ़कर उसके हाथ खोल दिए। आरुषि ने अपनी दुखती कलाइयों को देखते हुए हाथ की पीठ से अपने आंसू साफ किए। तुम एक बेहद घटिया इंसान हो, वो गुस्से से फुनकारी। तुम्हें अभी मेरा घटियापन देखा कहाँ है? डेविल ने उसे बालों से पकड़ा, उसका चेहरा ऊपर की ओर करता हुआ, उसके चेहरे पर अपनी गर्म सांसें छोड़ता हुआ वो भी फुनकारा था। एक पल को तो आरुषि का दिल सूखे पत्ते की तरह लड़खड़ाया, लेकिन अगले ही लम्हे उसके चेहरे पर नफरत ही नफरत थी। हाँ, हो तुम घटिया इंसान, और यह बात आज तुमने खुद अपने मुंह से भी स्वीकार कर ली। मैं डरती नहीं तुमसे, कुछ ज्यादा ही पर निकल रहे हैं। लगता है कुछ दिन भूखा ही रखना पड़ेगा तुम्हें, खुद ही अक्ल ठिकाने आ जाएगी। डेविल ने उसे झटके से पीछे धकेला और बाहर निकलता दरवाज़ा लॉक कर गया, जबकि आरुषि के खामोश आंसू अब तेज रफ्तार से बहने लगे थे। कल तक तो उसके साथ अच्छे से व्यवहार कर रहा था, लेकिन आज उसका यह रूप एकदम से बदला हुआ सा था। वो रोज की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने उंगलियों पर दिन गिनना शुरू कर दिए। 4 या 5 दिन हो गए थे उसे इस कैद में रहते हुए। हमेशा की लापरवाह लड़की, उसने इस बात को गहराई से सोचा ही नहीं था कि वह 4 दिन से घर से लापता थी, एक अनजान आदमी की कैद में थी। जब यहां से छूट कर जाएगी तो लोगों को क्या जवाब देगी? पहली बार उसे इस बात का एहसास हुआ था। हर कोई उसकी तरफ उंगली उठाएगा। कैसे वह लोगों की शक भरी निगाहों का सामना करेगी? क्या उसके पापा की वह इज्जत, वो सम्मान वैसा ही रहेगा जैसा पहले था? जब उनकी जबान बेटी 4 दिन एक अनजान गैर आदमी के साथ टाइम गुजार कर वापस आएगी तो उनका सर शर्म और बेबसी से झुक जाएगा। पहली बार उसका दिल ये सब कुछ सोचकर धक से हुआ था। तुम्हें यहां आने की क्या जरूरत थी? डेविल ने गुस्से से कमरान के हाथ से सामान लेते हुए कहा। आपको ये सब देना जरूरी था, इसीलिए। उसकी नजरों ने इधर उधर कुछ तलाशना चाहा। ठीक है, अब निकलो यहां से। डेविल को उसकी वहां मौजूदगी सख्त नापसंद आ रही थी। वो एक नंबर का अय्याश इंसान था, पर उसे रखने की वजह उसके पापा थे और वह वैसे भी डेविल से डरता था। हाँ, जा रहा हूं। शैतानियत से मुस्कुराता हुआ वो कॉटेज से बाहर निकल गया। उसके जाने के बाद डेविल अंदर कमरे में आया, लॉक खोला और आरुषि के पास रूम में आया। ये लो, ये सब सामान, बहुत जल्द तुम्हारे यहां से जाने का इंतजाम हो जाएगा। मास्क पहने डेविल ने उसे अपनी तरफ से खुशी की बात बताई, लेकिन उसका चेहरा बेअसर रहा। लगता है जाने की खुशी नहीं हुई तुम्हें। वो तंज से उसके करीब बैठा था। क्या तुम मुझे यहीं नहीं रख सकते हमेशा के लिए? न जाने आरुषि के दिमाग में क्या चल रहा था, क्या मतलब? डेविल का दिल जोर से धड़कने लगा। मुझे यहाँ कितने दिन हो गए हैं?
आरुषि ने संजीदगी से पूछा। लगभग 4 दिन से ऊपर। डेविल ने उसके चेहरे से उसके अंदर का हाल जानने की कोशिश की। मुझसे निकाह कर लो। न जाने कितने दर्द से वो यह बात बोली थी कि डेविल सन रह गया। एक झटके से पीछे हटा। क्या बोल रही हो? होश में तो हो? डेविल को उसके दिमागी हालत पर शक हुआ। वो जो लड़की घर से इतने दिन तक गायब रहे, समाज में उसका क्या मकाम होगा? आरुषि की बात पर डेविल उसे देखता चला गया। कौन अपनाएगा मुझे? मेरे पापा किस किस को जवाब देंगे? प्लीज मेरे हाल पर रहम करो। आरुषि ने हाथ जोड़ दिए। डेविल को आज उसके आगे अपना आप एक मुजरिम सा लगा। वो उड़ता हुआ उसकी तरफ से रुक पलट गया कि तभी आरुषि ने एक तेज धार वाला चाकू उसकी पीठ में घोंप दिया, जो उसी के पास से बहुत आराम और सावधानी से उसने निकाला था। डेविल इस अचानक वार के लिए तैयार नहीं था। तड़प कर मुड़ते हुए बेचैनी से आरुषि को देखा। आरुषि उससे दूर हो गई, जबकि अब भी डर रही थी। डेविल की आंखों में बेचैनी देख एक पल को आरुषि को अपना दिल सूखे पत्ते की तरह कांपता हुआ महसूस हुआ, लेकिन अगले ही पल वह अपने आप को हक पर मानते हुए डेविल को धक्का दे चुकी थी। डेविल दूर जाकर गिरा। शायद उसे आरुषि की बातों से ज्यादा उसके वार ने ज्यादा तकलीफ पहुंचाई थी, वरना वो इतना कमजोर न था कि आरुषि के एक वार से ढह जाता। तुम्हें क्या लगा? मैं तुमसे निकाह करूंगी। मेरे पापा मेरे मुहाफिज हैं, समझे तुम? अब मरो यहीं पर। आरुषि गुस्से से कहती वहां से फौरन निकली थी। वो नहीं जानती थी उसे कहाँ जाना है, लेकिन उसे बस वहां से निकलना था। उसे और इस कैद में नहीं रहना था। वो रोती जा रही थी और भागती जा रही थी। एक पल को उसके कदम डगमगाए और वो गिरी थी। अचानक से उसे डेविल का ख्याल आया। पलटकर पीछे देखा, कोई न था, लेकिन आंसू बहते जा रहे थे। बार बार आंखें रगड़तीं, लेकिन आंसू रुक ही नहीं रहे थे। उसने फिर से पीछे मुड़कर देखा, लेकिन अब भी उसके पीछे कोई नहीं था। कहीं कहीं वो मर तो नहीं गया? यह सोचते ही उसका दिल बुरी तरह कांप उठा था। क्या मैं इतनी बुरी हूं कि एक शख्स को मरता हुआ छोड़ आई? एकदम से आरुषि के कदम थामे। उसने भागना चाहा, लेकिन उसके कदमों ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। रह रहकर उसे डेविल की फिक्र सता रही थी। मैंने उसे मार दिया। वो अपने हाथों को देखकर कांपने लगी। उसे लगा आसपास के सारे पेड़ उसके ऊपर आ गिरे हों। वो ऊपर आसमान को देखती अपने होश बहाल करने की कोशिश कर रही थी कि एकदम किसी के धक्का देने से कच्ची सड़क पर जाकर गिरी। पलट कर देखा, उसे लगा डेविल उस तक पहुंच गया है, लेकिन यह तो कोई और था। अरे वाह, क्या मक्खन मलाई छुपाकर रखी है डेविल ने। कमाल चीज है वही तो। कमरान शैतानियत से मुस्कुराता हुआ आगे बढ़ा, जबकि आरुषि को लगा सातों आसमान उस पर आकर गिर गए हों। अब आएगा मजा। अपने होंठों पर जीभ फेरते हुए अपनी शर्ट के बटन खोलने लगा और फिर अपनी शर्ट को दूर फेंक दिया। धीरे धीरे वह आरुषि की ओर बढ़ा। आरुषि जमीन पर ही कोहनियों के बल पीछे को हटी। उसे सही मायनों में अब अपनी इज्जत का डर लगने लगा था। इतने दिन तक वो डेविल की कैद में रही थी, लेकिन एक दिन भी उसने आरुषि के साथ कुछ भी गलत करने की कोशिश नहीं की थी। छूना तो दूर की बात, उसकी नज़रों में भी उसके लिए इज्जत और सम्मान होता था, और अब यह दरिंदा वो उस पर झुका। महिर शर्मा नींद में थे कि अचानक घबराकर उठ बैठे। बेटी की तरफ ध्यान चला गया। या अल्लाह, वो मासूम है, उसकी हिफाजत करना। गुनहगार तो मैं हूँ, जो सज़ा देनी है मुझे दे देना, उसे कुछ ना हो। वो दरिंदा जैसे ही उस पर झुका, आरुषि ने मुट्ठी भरकर मिट्टी उसकी आंखों में डाल दी। वो इस अचानक आफत पर बौखला गया। आंखें रगड़ता हुआ वो पीछे हटा। आरुषि ने इसी बात का फायदा उठाया और उसे धक्का देती हुई वहां से उठकर वापस उसी रास्ते की ओर भागी जहां से आई थी। वो शख्स भी उसके पीछे लपका। आरुषि ने पीछे मुड़कर देखा, वो उसी के पीछे आ रहा था। या अल्लाह, मदद! उसने दिल से आसमान की तरफ देखते अपने रब को पुकारा कि तभी वो सामने किसी से टकराई। सामने वाले ने उसे एक हाथ से थामा और उसने सिर उठाकर देखा तो सामने मास्क पहने डेविल मौजूद था। उसकी आंखों में खून उतरा हुआ था। एक पल को तो आरुषि भी डर कर कदम पीछे ले गई। वो आदमी इस तक पहुंच चुका था। उससे पहले कि वो आरुषि को छूता, उसने डेविल को देख लिया था और सख्त डर गया। घबराहट के मारे उससे बोल ना गया। वो जानता था अब डेविल उसे नहीं छोड़ेगा। अपना दिमाग लड़ाने लगा। किसी न किसी तरह उसे डेविल को अपने हक में करना था। वो डेविल के एक हाथ की मार था। यह जानते हुए कि डेविल जख्मी है, वो फिर भी उससे डर रहा था। देखो डेविल, इस लड़की को मुझे दे दो। इसने तुम पर वार किया है।
तुम्हें मारने की कोशिश की है। उसे अब दोनों मिलकर बताएंगे कि वार करना कैसा होता है। आज इसे बता देंगे कि हम क्या चीज़ हैं। दोनों भाई भाई मिलकर कमरान ने उसे एक आंख मारी थी और उसने दहल कर दोनों की ओर देखा। उसे यकीन न आया कि डेविल कुछ इस तरह का करेगा, लेकिन जो वो डेविल के साथ कर चुकी थी, कुछ भी दूर नहीं था कि वो उसकी बात मान लेता। आरुषि की आंखें भीगने लगीं। डेविल बिना पलकें झपकाए बस कमरान को देखे जा रहा था। उसकी कमर पर कपड़ा बंधा हुआ था। उसने चाकू निकाल लिया था और खून को बंद करने के लिए कपड़ा बांधा था। डेविल की खामोशी कमरान को लड़खड़ा रही थी। डेविल, मेरी बात मान जा, फायदे में रहेगा। वैसे भी ये लड़की इतने दिन से यहाँ पर कैद है, ऐसे ही वापस भेज देगा क्या? थोड़ा मजा कर लेंगे दोनों भाई मिलकर, तो क्या हो जाएगा? किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा कि इसके साथ क्या हुआ। अभी उसकी बात पूरी नहीं हो पाई थी कि डेविल ने कमरान का गला अपने हाथों से पकड़ लिया। उसके बाकी के शब्द मुंह में ही रह गए थे। उसका सांस रुकने लगा। वो फड़फड़ाया। बहुत हाथ पांव मारे, लेकिन डेविल के हाथ से निकलना नामुमकिन था। वो शिकारी की तरह दुश्मन पर झपटता था और दुश्मन की सांस उस पर हराम कर देता था। आरुषि बस देखती रह गई। उसे यकीन नहीं आया कि डेविल उसके लिए खड़ा हो सकता है। कमरान की सांस थम गई थी। डेविल ने झटका देकर उसे जमीन पर फेंका। आरुषि ने मुंह पर हाथ रखे अपनी चीखों का गला घोंटा। वो पलटा और उसे देखकर डर गई। वो उसका चेहरा आज भी नहीं देख पाई थी, लेकिन उसकी आंखों का सर्दपन उसे डरा रहा था और उसका शरीर कांपने लगा। उसके पास आते हुए वो उसे देखकर लड़खड़ाई। जाना चाहती हो ना? जाओ। वो रहा रास्ता और यह रही कार की चाबी। उसकी हथेली पर कार की चाबी रखते हुए वह पीछे हटा था। आज से तुम आज़ाद हो, कहने के बाद वह रुका नहीं, पलटा नहीं। वो अपना उद्देश्य आज खत्म कर रहा था। वो और इस लड़की को उसके बाप के की सज़ा नहीं दे सकता था। अगर आज इस लड़की की इज्जत पर आंच आ जाती, तो वो पूरी जिंदगी खुद को माफ नहीं कर पाता। आरुषि उसे जाता देखती आंखों में आंसू ले आई। उसकी पीठ से अब भी खून बह रहा था। क्या वह सिर्फ मुझे बचाने आया था? मुझे सजा दिए बिना साथ ले जाए बिना कैसे छोड़ गया वो मुझे? क्या वो सच में मुझे आज़ाद कर गया? चाबी ली और ने सोचते हुए उसकी कार को देखा और कार की ओर बढ़ी। साथ में हिचकियों से रोए भी जा रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था क्यों वो रो रही है। आज उसे आज़ादी मिल गई है तो क्यों वो खुश नहीं? उसके चलने में तेजी आ गई। वह भागती हुई कार तक पहुंची, अपने आंसू पोंछे और कार स्टार्ट कर दी। कार के स्टार्ट होने की आवाज़ डेविल ने आसानी से सुनी थी और उसके कदम एक पल को रुके। लेकिन जब जब खुद आज़ादी दे आया था तो फिर उम्मीद कैसी, मांग कैसी? सिर झटकता वो वापस कॉटेज में आया। गहरा सांस बाहर करता वो सोफे पर बैठा। टेक लगाने लगा कि कमर पर दर्द की एक गहरी टीस उठी। जाने वो दर्द का जख्म था या फिर दिल का। धीरे से आगे बढ़ता वो दर्द सहता हुआ आगे को झुका कि खट की आवाज़ पर चौंका। सामने ही वो आंखों में आंसू लिए खड़ी थी। डेविल को सुखद हैरानी हुई, लेकिन वह उसे इग्नोर कर गया, जैसे देखा ही ना हो। और वह घमंडी लड़की अपने मासूम दिल के हाथों मजबूर होकर उसकी मदद के लिए आई थी। वो घमंडी जरूर थी, लेकिन किसी को भी तकलीफ में नहीं देख सकती थी, और इस आदमी की तकलीफ का कारण तो वह खुद थी। कैसे उसे तकलीफ में छोड़ देती, जबकि जख्मी हालत में इस आदमी ने उसकी इज्जत बचाई थी। डेविल ने आगे होते हुए अपनी शर्ट उतारकर एक तरफ रखी, जबकि मास्क अब भी पहना हुआ था। उसकी कमर पर बंधे कपड़े से खून अब भी बाहर टपक रहा था। डेविल ने कपड़ा खोला। गहरा कट था। एक पल को दूर खड़ी आरुषि भी कांप गई। पास पड़ा फर्स्ट एड बॉक्स उठाकर वो अपने जख्म पर कोई दवाई लगाने लगा, और आरुषि के कदम खुद ब खुद उसकी ओर बढ़े थे और उसके पीछे सोफे पर बैठती उसके हाथ से रुई ले ली और उसका जख्म साफ करने लगी। आंसू थे कि लगातार गिरते जा रहे थे। डेविल के लब से जरा सी भी आवाज़ नहीं निकली। मतलब, क्या उसे दर्द नहीं हो रहा था? उसके जख्म पर अब वो डेविल की दी हुई कोई दवाई लगा रही थी। चोट उसे लगी थी, लेकिन आरुषि को लग रहा था तकलीफ उसे हो रही है। दवाई लगाने के बाद उसकी कमर पर बैंडेज करते हुए वो उसके पास हुई, लेकिन डेविल ने एक बार भी उसकी तरफ नज़र उठाकर नहीं देखा, और यह बात आरुषि को बहुत ज्यादा चुभ रही थी। वो उससे नाराज था और इसीलिए उसे देख भी नहीं रहा था, लेकिन उसे फर्क क्यों नहीं पड़ रहा था? डेविल की नाराजगी उसे चुभ क्यों रही थी? अपनी इस हालत को वह समझ नहीं पा रही थी।
उसकी तवज्जो पाने के लिए बैंडेज पूरी करती आरुषि का हाथ उसके मांस की ओर बढ़ा। वो उसे उतारने लगी कि एकदम से डेविल ने उसकी कलाई को पकड़ लिया। वो ठिठक कर रुक गई। दोनों की नज़रें पल भर को मिलीं। दोनों का दिल एक ही धड़कन पर धड़क रहा था। खुद पर काबू पाते हुए डेविल उठा और कब्र से दूसरी शर्ट निकालकर मुश्किल से पहनने की कोशिश करने लगा। दवाई लगाने से अब उसका वह हिस्सा सुन्न हो गया था और उसे हाथ हिलाने में बहुत ज्यादा मुश्किल भी हो रही थी। आरुषि ने आगे बढ़कर इंसानियत के नाते उसकी मदद की। शर्ट पहनते हुए वह फिर से पीछे हटा था और उसका कतराना आरुषि को और भी गुस्सा दिला रहा था। क्यों एटीट्यूड दिखा रहे हो? उसके सामने आते हुए वो उस पर बरस पड़ी। डेविल ने अब भी कोई जवाब ना दिया और चेहरा मोड़ लिया। सुनाई नहीं दे रहा? मैं तुमसे बात कर रही हूं। तुम डेविल। डेविल ने उसे खींचकर खुद के करीब किया। उसके बाकी के शब्द डेविल के गुस्से की नज़र हो गए। क्यों वापस आई हो? एक ही सवाल किया था उसने, जिसका जवाब आरुषि के पास नहीं था। जानती हो तुम्हारा वापस आना तुम्हें किस मुसीबत में डाल सकता है? तुम्हें नहीं आना चाहिए था, ठंडी आवाज में कहते हुए वो उससे दूर हट गया था। सिर्फ हमदर्दी की वजह से आई हूं, बल्कि कह सकते हो एहसान उतारने। आरुषि के शब्द पर डेविल ने बिना बेचैनी से उसे देखा। आज मैंने तुम पर वार किया, फिर भी तुमने मुझे उस आदमी से बचा लिया। उसका एहसान तो उतारना ही था ना। धीरे से कहती वो डेविल को तंजियां हंसी हंसने पर मजबूर कर गई और फिर आखिर में ठटका लगाता वो उसकी ओर देखने लगा, जो हैरान होकर उसे हंसते हुए देख रही थी। तुम्हें लगता है डेविल को किसी की हमदर्दी या मदद की जरूरत हो सकती है? उसने तीखे अंदाज में पूछा। नहीं हो सकती, लेकिन मैंने अपना फर्ज निभाया। पुरुष ने कंधे उचकाए। ठीक है, हो गया तुम्हारा फर्ज पूरा, अब जाओ यहां से, संजीदगी से कहते हुए वह अपने कमरे की ओर बढ़ा। तुम जानते हो मुझे रास्ते का ज्ञान नहीं है और मैं अकेली जा भी नहीं सकती। तुम मुझे लाए थे और तुम ही वापस छोड़कर आओगे, समझे तुम? आरुषि ने धौंस जमाने वाले अंदाज में कहा। अगर ऐसा करना होता तुम यहां से भागती नहीं, जबकि मैंने तुमसे कहा भी था कि अब तुम्हें आज़ाद कर दूंगा, लेकिन इसके बावजूद तुमने मुझ पर वार किया। डेविल सख्त गुस्से में भरा पड़ा था और अब तुम चाहती हो कि तुम्हें मैं वापस छोड़कर आऊं? जस्ट गो टू हेल। डेविल ने उसकी कलाई थामी और कॉटेज से बाहर निकाल दिया। छोड़ो, मुझे क्या कर रहे हो? मैं कहीं नहीं जाऊंगी, वो चिल्ला रही थी। लेकिन डेविल ने भी बिना किसी लिहाज के आरुषि को पकड़कर बाहर निकालकर दरवाज़ा अंदर से लॉक कर लिया। वो खिड़की की ओर आई। दरवाज़ा खोलो, डेविल, इस जंगल में तुम मुझे यूं अकेला नहीं छोड़ सकते। वो खिड़की पर हाथ जोर जोर से मारती हुई चिल्ला रही थी। सर्द हवाएं उसे और भी ठंडा कर रही थीं। डेविल, दरवाज़ा खोलो, वो पूरी ताकत से चिल्लाई थी। चारों ओर घना जंगल देखकर वह और भी ज्यादा डर रही थी कि तभी अचानक से बारिश की तेज बौछार ने उसे पूरी तरह भिगो दिया। वो बारिश से बचने के लिए कांपती हुई कॉटेज की शेड के नीचे पनाह लेने पर मजबूर हो गई। अपने आसपास हाथों को लपेटे वह तेजी से बरसती बारिश को देखती अपने आंसू भी बहा रही थी, जो बारिश के साथ मिलकर बेमोल होते जा रहे थे। उसने अब डेविल को पुकारने का इरादा छोड़ दिया था। उसे अपने हाल पर अब रहम आ रहा था। कभी कभी इंसान अपनी जिंदगी में कितना बेबस हो जाता है कि वह चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता। वो दिल ही दिल में डेविल की तकलीफ पर शर्मिंदा भी हो रही थी और वापस लौट भी आई थी, लेकिन अब वह खुद तकलीफ में थी। ऊपर से बारिश थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी और अब वह बैठी बैठी कांप रही थी। सर्दियों की बारिश से तो वह वैसे ही भी दूर भागती थी। आज उसे उन गरीब लोगों का भी एहसास हुआ जिनके पास रहने को घर नहीं होते और वह झोपड़ी में रहने पर मजबूर होते हैं। उनके बच्चे उनका सामना कैसे करते होंगे वो लोग? सब सोचों ने उसके दिमाग का रुख मोड़ दिया हुआ था कि उसे अपना नरम बिस्तर याद आया। इतनी तेज बारिश में वह हमेशा बिस्तर पर लेटकर कंबल ओढ़े हुए हॉरर मूवी देखती थी। साथ में पकौड़े और मूंगफली का दौर चलता था। हॉरर मूवी अब अचानक से दिमाग में सोचों का धारा बदल गया था। सब हॉरर मूवीज उसके दिमाग में एक एक करके छाने लगी थीं। सिर झुकाए घुटनों में मुंह दिए वह बैठी अब हरकत में आई। कॉटेज के बाहर एक छोटा सा बल्ब रोशन था, जो वहां का कुछ हिस्सा रोशन किए हुए था और अजीब सा डरावना दृश्य पेश कर रहा था। उसे अब सच में डर लगने लगा। अपने दाएं बाएं देखा। उसे लगा अभी कोई जिन्न भूत इस तरफ आ जाएगा।
हिम्मत करती हुई वह उठी और मरे हुए कदमों से लरजते हुए शरीर के साथ बारिश में भीगती एक बार फिर दरवाजे पर जाकर खड़ी हुई। डेविल उसकी आवाज में भी डर था। अब वह बकायदा रोने लगी थी। उसकी सांसें भी रुकने लगी थीं, जैसे उसे सांस लेने में तकलीफ हो। इससे पहले कि वह लुढ़क कर गिरती दरवाज़ा खुला था और डेविल ने उसे गिरने से पहले थाम लिया और खींचकर अंदर किया था। वह पूरी तरह भीगी हुई थी। अंदर आते ही हीटर ऑन होने का एहसास हुआ। पूरा कॉटेज गर्म था। बाहर जितनी ठंड थी, अंदर का तापमान उतना ही गर्म था। आरुषि को शांति सी आई। उसने धीरे से आंखें मूंद लीं। आरुषि आरुषि, डेविल ने उसके गाल को थपथपाया। वो जो बहुत ज्यादा गुस्से में था, दवाई लेते बिस्तर पर पड़ते ही सो गया था। उसके दिमाग से यह बात निकल ही गई कि उसने आरुषि को बाहर निकाल दिया था। अचानक से तेज हवा ने जब खिड़की के पट खोले तो वो आंखें मलता हुआ उठकर खड़ा हुआ और उसे बंद करते हुए उसकी नज़र आरुषि पर पड़ी, जो दरवाजे पर खड़ी उसे ही पुकार रही थी। सारी नींद भाग से उड़ गई। उन्हीं कदमों वो बाहर की ओर भागा था, लेकिन फिर वापस पलटा, अपना मास्क पहना और दरवाज़ा खोला और उसे गिरने से पहले ही थाम लिया। उसे लेकर अंदर आ गया। वो नींद की हालत में थी, जैसे जागी जागी सी या फिर सोई सोई सी, लेकिन चेहरे पर एक मुस्कान भी थी। डेविल उसका गाल थपथपा रहा था। उसे उसके कमरे तक लाया और बिस्तर पर लेटा दिया। उसके सारे कपड़े भीगे हुए थे। डेविल ने फिर से उसे जगाने की कोशिश की, लेकिन उसका पूरा शरीर अब ठंडा पड़ गया था। उसे समझ न आया कि वह इतना बेरहम कैसे हो गया, क्यों भूल गया उसके बारे में। आगे को झुकता हुआ वह उसे उठाने की एक बार फिर कोशिश करने लगा। आरुषि, उठ जाओ यार, कपड़े चेंज कर लो। गीले कपड़ों में तुम्हें और भी ठंड लगेगी, बीमार भी पड़ जाओगी। इसलिए फटाफट उठो और कपड़े चेंज करो, वरना मुझे करने पड़ेंगे। उसके कान में धीरे से कहता हुआ वो उसके होश में रोशन कर गया। आधी बेहोशी की हालत में भी वो डेविल की यह बात पूरी तरह सुन चुकी थी। खुद को संभालते हुए उसने डेविल को अपने दोनों हाथों से दूर धक्का दिया था। हड़बड़ा पीछे करती हुई वो डेविल को बेहद कमजोर सी लगी थी। होठ नीचे वो उठता उसके कपड़े निकालकर लाया और उसके पास रखे। तुम्हारे पास सिर्फ 10 मिनट का वक्त है। मैं आऊं तो कपड़े चेंज हो, वरना तुम जानती हो कि आगे मैं क्या करूंगा। वो उसे सख्ती से वार्न करता बाहर निकलता दरवाज़ा बंद कर गया। ठीक 10 मिनट बाद वह वापस लौटा तो वह बिस्तर पर बैठी, आधी आंखें खोले, अपनी फ्रॉक की जिप बंद करने की कोशिश में परेशान होती तकिए पर सिर गिराकर आंखें बंद कर गई। वो उसके पास आया, उसके माथे पर हाथ लगाकर चेक करता हुआ परेशान हुआ, क्योंकि उसका शरीर एकदम ठंडा पड़ रहा था और होंठ भी नीले हो रहे थे। या अल्लाह, मैंने क्यों यह लापरवाही बरती, क्यों भूल गया। वो बहुत ज्यादा परेशान था। पूरे कॉटेज में हीटर ऑन था, इसके बावजूद आरुषि ठंड से कांप रही थी। उसने थोड़ा सा करीब होते हुए उसके फ्रॉक की जिप ऊपर कर दी और फिर उसने 2 मोटे गर्म कंबल भी आरुषि के ऊपर डाल दिए और उसके पास बैठ गया। उसके हाथ पर अपने हाथों से मालिश करने लगा ताकि उसे गर्माहट मिल सके। आरुषि ने उसका हाथ थामे अपने सिर के नीचे रख लिया। डेविल उसके करीब होते हुए झुका था, लेकिन खुद को उससे हद से ज्यादा दूर रखा था। जबकि वह उसके और भी करीब होती उसके सीने में मुंह छुपाने लगी। डेविल ने दिल की भागती धड़कनों को संभाला था। वो जज्बातों का गुलाम नहीं था। वो जानता था इस वक्त वो लड़की होश में नहीं है, लेकिन वो खुद होश में था और वह अपनी हद जानता था। धीरे धीरे आरुषि को पीछे करता हुआ वह उठने लगा, लेकिन आरुष ने आगे बढ़ते हुए डेविल के सीने में अपना मुंह सौ छुपाते हुए उसकी बाहों में पनाह ले ली। डेविल ने सख्ती से आंखें मूंदी। होंठ खींचते हुए उसने आरुषि का सिर थोड़ा सा ऊपर की ओर खिसकाकर अपनी बाहों में रखा, लेकिन वो फिर भी उसके साथ चिपक गई। इस पल डेविल तो अपनी कमर के घाव को भी भूल गया था। दिल में उठता दर्द ज्यादा तकलीफ दे रहा था। बैठ के सिरहाने के साथ टेक लगाकर बैठ गया और आंखें बंद कर लीं। अब उसकी सारी रात आंखों में ही कटने वाली थी। उस आदमी ने आज उनकी बेटी को उनके हवाले कर देना था। उसके कहने के अनुसार महिर शर्मा ने सारे पैसे गाड़ी में रखवाए और ड्राइवर के हाथ उस जगह भेज दिए जहां डेविल ने पहुंचाने को कहा था। वहां से एक आदमी वो गाड़ी लेकर गायब हो गया। अब इन सबको काफी देर हो चुकी थी, लेकिन महिर शर्मा को कोई कॉल नहीं आ रही थी। आरुषि की आंखें खुलीं तो खुद को बिस्तर पर पाया। उसने याद करने की नाकाम कोशिश की, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था।
उठी तो सिर भारी भारी सा लगने लगा। अचानक से नज़र अपने कपड़ों पर गई तो दिल धक से रह गया। मेरे कपड़े किसने चेंज किए? वो मुंह पर हाथ फेरते हुए लगातार सोचे जा रही थी। कब कपड़े चेंज किए उसने? लेकिन याद करने पर भी उसे कुछ याद न आया। क्या क्या यह उसने डेविल ने? न नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा मुमकिन नहीं। आरुषि डर के मारे कांप कर रह गई। उठी तो कमरे का दरवाज़ा खोलना चाहा। उसे लगा लॉक होगा, लेकिन वह ओपन था। वो धीरे धीरे चलती हुई बाहर आई। सामने ही ओपन किचन था, जहां बिना शर्ट के खड़ा डेविल अपने लिए नाश्ता बना रहा था। डेविल उसके आने की आहट महसूस करता। पास पड़े मास्क से खुद का चेहरा ढक चुका था और नाश्ते की प्लेट टेबल पर रख दी। आरुषि ने उसके कमर पर बैंडेज बंधी देखी थी। नाश्ता कर लो। डेविल ने एक नज़र उसके चेहरे के उलझन भरे चेहरे पर डाली और वापस किचन काउंटर की तरफ मुड़ गया। मेरे कपड़े किसने बदले? वहां मौजूद एक चेयर पर बैठते हुए धीरे से सवाल किया। एक पल के लिए डेविल का हाथ अंडा फेंटते हुए रुक गया था। तुम्हें याद नहीं? वापस हाथ चलाते हुए संजीदगी से पूछा। याद होता तो तुमसे पूछती। अपनी उलझन से घबराई वो उस पर चढ़ दौड़ी। तुमने खुद चेंज किए थे। बिना किसी खास भाव के अंडा फ्राई पैन में डालते हुए कहा। तुम सच कह रहे हो? हैरानी से पूछा। नहीं, झूठ बोल रहा हूं। कहते हुए अंडा प्लेट में डाला और उसकी ओर बढ़ा दिया। मतलब? वो जो नाश्ता करने का सोच रही थी, एकदम से उसका हाथ रुक गया। मतलब? डेविल उसके करीब आया। बिना शर्ट के वो उसके बहुत करीब खड़ा था। उसकी बॉडी देखते हुए वह शर्म से अपनी नज़रें झुका गईं। मतलब यह कि रात को हम एक साथ एक कमरे में एक बिस्तर पर थे और तुमने मेरा हाथ नहीं छोड़ा। एक पल के लिए भी गंभीर स्वर में कहता वह आरुषि का दिल बुरी तरह धड़काने लगा और फिर आगे मुश्किल से उसके गले से डरते डरते निकला और फिर सुबह हो गई। कहते हुए चेयर घसीटकर उसके सामने बैठकर वो नाश्ता करने लगा और कपड़े आरुषि की सुई अभी तक वहीं अटकी हुई थी। वो तुमने खुद ही चेंज किए थे, बारिश में भीग गई थी। बिना उसकी ओर देखे कहता हुआ वह अपना नाश्ता करने लगा। आरुषि ने गहरी सांस बाहर निकाली और नाश्ता करने लगी। तैयार रहो, आज तुम्हें तुम्हारे पापा के पास जाना है। आज एक हफ्ते बाद तुम अपने पापा से मिलोगी। तुम्हारी आज़ादी का दिन है। उसकी बात पर आरुषि सन रह गई। क्या वो वाकई उसे अब आज़ाद कर देगा या फिर से? वो बाहर निकला था। बात सुनो। आरुषि उसके पीछे भागी। वो रुक गया था लेकिन पलटा नहीं था। क्या वाकई? सच में तुम मुझे आज़ाद कर दोगे? वो हैरानी की स्थिति में पूछ रही थी। डेविल ने एक नज़र उसके चेहरे की ओर देखा। हाँ, उसके लबों से निकला। एक शब्द आरुषि को हवाओं में उड़ा गया। वो जा चुका था, जबकि आरुषि आज बहुत खुश थी। आज वह एक हफ्ते बाद अपने पापा से वापस मिलने वाली थी और उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वो आरुषि को आंखों पर पट्टी बांधे हुए किसी जगह पर लेकर आया था। आज से हम लोग अलग हो गए। कुछ ही देर में तुम्हारा बाप आएगा तुम्हें लेने। एक बेंच पर बिठाते हुए वह वहां से खुद गायब हो गया। आरुषि की आंखों पर अब भी पट्टी बंधी थी, जबकि हाथ रस्सियों से। वो धड़कते हुए दिल से अपने बाप के आने का इंतजार कर रही थी। क्या वाकई वो उसे छोड़ गया था? कुछ ही देर बाद आरुषि को अपने बाप की आवाज़ सुनाई दी। उन्होंने उसे अपने सीने से लगा लिया। एक ठंडक का एहसास उनके अंदर जागा था। आरुषि बाप से मिलकर रो पड़ी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वह अपने बाप से फिर कभी मिल भी पाएगी। उसे यह सब एक चमत्कार लग रहा था। आरुषि को वह वापस घर ले आए थे। आरुषि ने रोते हुए उन्हें सब कुछ बताया, किस तरह वह वहां से भागी और फिर पकड़ी गई। जख्मी हुई पापा, सब बातें एक तरफ, लेकिन उसने मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। आरुषि, उसे मेरी जायदाद चाहिए थी। यह घर, यह दौलत, यह बिजनेस, सब कुछ चाहिए था। मामू साहब ने गहरी सांस भरते हुए कहा। क्या मतलब पापा? आपने उसे सब दे दिया बेटा। मेरा कुल अस्तित्व तुम हो, बस तुम मेरे पास। वो अपनी बात भी पूरी नहीं कर पाए थे कि तभी अचानक से उनके दिल में तेज दर्द सा उठा। उन्होंने अपना अपना दायां हाथ बाएं तरफ रखकर गहरी सांसें भरी थीं। पापा, पापा क्या हुआ आपको? प्लीज़ पापा, क्या हो रहा है आपको? आरुषि रोने लगी। मामून साहब के सब नौकर जा चुके थे। अब कोई भी उनकी हवेली में नहीं था, सिवाय एक-कद नौकर ऐसे थे जो आज भी उनका साथ देना चाहते थे और इसीलिए हवेली छोड़कर नहीं गए थे। वह पुराने और वफादार नौकर थे।
हर हाल में अपने मालिक की सेवा करना अपना फर्ज समझते थे। उन्हीं की मदद से वह अपने पापा को अस्पताल लेकर आई थी। ये फॉर्म भरे और काउंटर पर फीस सबमिट कर दें। आरुष ने उसे फॉर्म लेते हुए भरा और काउंटर की ओर आई। उसे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। ऐसी स्थिति से पहले कभी नहीं गुजरी थी। मामून साहब को आईसीयू में ले जाया गया। उन्हें हार्ट अटैक आया था। डॉक्टर उनका इलाज कर रहे थे और सर्जरी की बात कर रहे थे। आरुषि के हाथ पैर ठंडे होने लगे। मैम, आप 2 लाख सबमिट करा दें। 2 लाख। वह परेशान सी हो गई। उसने अपने पापा के दोस्त शाहिद साहब को संपर्क किया, लेकिन नौकर ने बताया वह आउट ऑफ कंट्री थे। बेटा, कुछ भी नहीं है साहब जी के पास, सब कुछ दे दिया आपको बचाने की खातिर। एक बहुत पुराना नौकर आरुषि के पास आते हुए बोला, और यह सब सुनकर उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे थे। मैं कहाँ से लाऊं 2 लाख? मेरे पापा को कुछ हो गया तो मैं कैसे जीऊंगी? वो चेहरा छिपाए फूट फूट कर रो दी। मेरी फ्रेंड्स, वो मेरे काम आएंगी। वो बहुत महंगे महंगे गिफ्ट देती रही हूं मैं उन्हें। आज वो मेरे काम जरूर आएंगी। घर से अपना मोबाइल मंगवाया और अपनी सब दोस्तों को बारी बारी कॉल की, लेकिन किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। सच कहते हैं लोग, जब तक जेब में पैसे हों तो सब साथ देते हैं, वरना बिना पैसे के तो इंसान की कोई वैल्यू नहीं। वह सिर झुकाए वहीं पास बैठ गई। काश मेरे बस में कुछ होता तो मैं खुद को गिरवी रखकर आज अपने बाप की सांसें खरीद लेती। बेटा, एक काम हो सकता है। जिस शख्स को आपके पापा ने सब कुछ बेच दिया है वो आपकी मदद कर सके। और उसने पूछा, वो कहाँ मिलेगा मुझे? नौकर खैरदीन ने उसे एक रास्ता दिखाया था, आपके ऑफिस में ही, क्योंकि अब सारे बिजनेस पर उसी का कब्जा है। खैरदीन बाबा ने उसे बताया तो आरुषि ने कहा, दीनू बाबा, आप यहीं पापा के पास रुके, मैं पैसे लेकर आती हूँ। वो उसी गाड़ी में जो अभी तक उनके पास थी अपने ऑफिस पहुंची। वो नहीं जानती थी अब उसका क्या है और क्या नहीं। सब कुछ पराया लग रहा था। ऑफिस में प्रवेश करते ही बिना रोक टोक के उसे अंदर आने दिया गया, जैसे वहां मौजूद व्यक्ति जानता हो कि वह आएगी। दरवाज़ा खोलते हुए वह अंदर गई तो एक व्यक्ति सूट बूट में मुंह फेर कर पॉकेट में हाथ डाले खड़ा था। आरुषि ने घबराते हुए कहा, मुझे सूरज खान से मिलना है। वो पलटा। एक पल के लिए आरुषि का दिल धक से रह गया। चेहरा अजनबी था, लेकिन आंखें आंखें तो वही थीं जो उसने पहले भी देखी थीं। कुछ कह रही थीं, आप मेरे पापा अस्पताल में हैं, मुझे पैसों की जरूरत है, मेरे पापा ने सब कुछ आपको बेच दिया है। आरुषि ने आंखों में आंसू भरकर कहा, और सूरज खान के चेहरे पर मुस्कान फैल गई। मैं आपकी मदद करूंगा मिस आरुषि महिर शर्मा, लेकिन उसके बदले मुझे क्या मिलेगा? वो अपनी बाहों को सीने पर बांधकर पूछ रहा था। प्लीज मुझे पैसे दे दें, मैं आपके पैसे जल्दी ही वापस कर दूंगी। अभी मेरे पापा अस्पताल में हैं, अगर उनका इलाज नहीं हुआ तो वो आंसुओं ने उसकी आवाज को रोक दिया। मनचाहे पैसे तुमको मिल जाएंगे, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। वो खूबसूरत हैंडसम सा लड़का उसके पास आया। उसके गाल पर बहते आंसुओं को देखता हुआ बोला, क्या करना होगा मुझे? आरुषि आज पहली बार खुद को बेबस महसूस कर रही थी। तुमको मेरे साथ निकाह करना होगा। सूरज ने पल भर में अपना इरादा बदलते हुए उसे निकाह की पेशकश की। ने कहा। आरुषि का दिल धक से रह गया। हाँ, ने कहा। सूरज ने कहा, अगर तुम रजामंद हो तो यह ब्लैंक चेक है, अपनी मर्जी से रकम भर लो। वो टेबल पर चेक रखते हुए बोला। आज सूरज खान अपने दुश्मन की बेटी को शादी की पेशकश कर रहा था, और उसने अपने आंसू पोंछे और 1 मिनट के अंदर वह चेक उठाकर उस पर 2 लाख लिखकर सूरज को दे दिया। सूरज ने हैरानी से उसे देखा। तुम ज्यादा अमाउंट भी लिख सकती थी। नहीं, डॉक्टर ने 2 लाख कहा था। वह रोते हुए बोली। अगर बाद में ज्यादा मांग लिया तो सूरज की बात पर आरुषि ने एक 0 और बढ़ा दिया। अब वो 20 लाख बन गए थे, और अगर यह भी कम पड़ गए तो सूरज की बात पर उसने एक और 0 बढ़ा दिया। अब बहुत है, प्लीज दे दे। वह अपनी हथेली आगे बढ़ा गई। सूरज ने अपने होंठ खींचे और कहा, निकाह के बाद मिल जाएंगे। और यह कहते हुए वो फोन की ओर बढ़ा था। वो किसी को फोन पर निकाह के लिए मौलवी साहब को लाने के लिए कह रहा था। सब कुछ जैसे पलक झपकते हो गया था, और अगले ही पल उसने आरुषि को अपने निकाह में ले लिया। 20 साल की आरुषि ने इन पेपर्स पर साइन कर दिया, और अगले ही पल सूरज खान ने उसे उसकी मांगी हुई राशि दे दी। आपके साथ मेरे गार्ड्स भी जाएंगे। वो पैसे लेकर ऑफिस से बाहर निकलने लगी, लेकिन सूरज की बात पर वह रुक गई।
आज उसने अपने बाप के लिए अपना आप कुर्बान कर दिया था। अस्पताल आते ही उसने 2 लाख काउंटर पर जमा करवाए और एक बेंच पर बैठ गई। आज वह एक कैद से रिहा पाकर एक और कैद में कैद होने जा रही थी। डॉक्टर ने उसके बाप को अब खतरे से बाहर होने की सूचना दे दी थी, तो वह अल्लाह का शुक्र अदा करती गई। मैम, आपको अब चलना होगा। अचानक अपने पीछे किसी की आवाज़ सुनकर वह चौंकी। वो आज मामून साहब को डिस्चार्ज करवाकर घर ले जा रही थी। गाड़ी में बैठने से पहले ही किसी ने उसे पुकारा, कौन है आप? कहाँ लेकर जाना चाहते हैं मेरी बेटी को? मामून साहब फिर से डर से कांपने लगे। कहीं नहीं पापा, मैं उनकी कंपनी में काम करती हूं ना, तो इतने दिन से गई नहीं। बॉस ने बुलाया है। आप घर चलें, मैं आती हूं। सर, आप भी साथ चलें, आपको भी बुलाया गया है। इस शख्स की अगली बात पर आरुषि का दिल धक से रह गया और कुछ ही देर बाद वो खान मेंशन में थे, खान अफरोज के सामने। खान अफरोज को देखते ही मामून को बहुत कुछ याद आ गया। तुम जिंदा हो? अपनी आवाज़ मामून साहब को बड़ी मुश्किल से सुनाई दी। तुमने तो मुझे मारकर सब हड़प लिया था ना, आज देखो तुमसे सब कुछ वापस छीन लिया और साथ में तुम्हारी बेटी भी। अफरोज खान की बात पर आरुषि घबराई। मेरी बेटी? हाँ, तुम्हारी बेटी, सूरज खान। अफरोज खान ने अपने बेटे को आवाज़ दी, जो अगले ही पल सीढ़ियों से उतरते हुए नीचे आया था। आरुषि ने अपने बाप के हाथ को मजबूती से थाम लिया। यह मेरा बेटा है, तुम्हारी बेटी का शौहर। आरुषि। मामू साहब ने हैरान होकर अपनी बेटी की ओर देखा। पापा, वो 2 लाख लिए थे आपके इलाज के लिए। तो इन्होंने निकाह का कहा और मैं आरुषि का सिर झुका। इन पेपर्स को ध्यान से पढ़ें। इनमें 2 लाख नहीं 2 करोड़ लिखे हैं। नहीं, ये झूठ है, आरुषि चिल्लाई। लेकिन सामने कॉन्ट्रैक्ट के पेपर्स को देखते आरुषि का दिमाग बुरी तरह घूमा था। तुमने मुझे ट्रैप किया। आरुषि की आंखों में आंसू थे। सूरज को उसकी आंखों में आंसू आज भी बुरे लग रहे थे। मैं अपनी बेटी को तुम लोगों के हवाले कभी नहीं करूंगा। मामून साहब ने आरुषि को अपने पीछे छुपाने की कोशिश की। ठीक है, आप अगर बेटी ले जाना चाहते हैं तो फिर 2 करोड़ दे जाइए और अपनी बेटी ले जाइए। सूरज की बात पर अचानक आरुष ने उसका गिरेबान थाम लिया। उसके गार्ड्स ने उस पर बंदूकें तान दीं। मामून साहब बुरी तरह घबराए। सूरज ने हाथ उठाकर सभी गार्ड्स को बंदूकें नीचे करने का इशारा किया। मैं आपके साथ यहां नहीं रुकूंगी, समझे आप? आपने मुझे चीट किया। मैं नहीं मानती हमारे बीच के निकाह को। सुना आपने? आरुषि बिफरे अंदाज में बोली। अफरोज खान, मैं तुम्हारा गुनहगार हूं, जो चाहे तो मुझे सजा दे दो, लेकिन मेरी बेटी को इस सब से दूर रखो। तुम्हारी बेटी? अफरोज खान ने आगे बढ़ते हुए मामून को धक्का दिया। यह तुम्हारी बेटी है, शर्म नहीं आती? अब भी झूठ बोलते हो? अफरोज खान की बात पर मामून ने तड़प कर आरुषि को देखा, जबकि आरुषि अफरोज खान को नफरत से देख रही थी। वो आगे बढ़कर कोई बदतमीजी करती कि सूरज ने उसकी कमर में हाथ रखे और उसे अपनी सख्त गिरफ्त में ले लिया। वो खुद को छुड़ाती रही, लेकिन सूरज की पकड़ से खुद को छुड़ा ना पाई। अफौज प्लीज, मामून शमसी ने हाथ जोड़े। तुम एक छोटे से एम्प्लॉय थे मेरे ऑफिस में। हमारा सारा परिवार तुम्हारी वजह से सड़क पर आ गया था, लेकिन हम यह नहीं जानते थे कि तुम इतनी बड़ी साजिश खेलोगे। एक दिन तुम बेनकाब हो जाओगे। बरसों पहले तुमने पैसों की खातिर हमारी नूर को अगवा किया था और पैसे लेने के बावजूद तुमने उसे मार डाला और खुद गायब हो गए। तुमसे बदला लेने के लिए हमने तुम्हारी बेटी को अगवा किया, तुम्हारा सब कुछ छीन लिया, लेकिन हम नहीं जानते थे जिसे उठाया है वह हमारी ही बेटी है, हमारे ही परिवार की बेटी है। यह हमारी बेटी है, मेरे छोटे भाई बुरहान खान की बेटी, नूर बुरहान। अफरोज खान के शब्दों पर आरुषि के नसों में एक ठंडी लहर दौड़ी। सूरज ने एक नज़र उसे देखा। तुमने जो खेल खेला, हमने उसी में तुम्हें मात दी। नूर बुरहान तुम्हारे बाबा वो हैं। अफरोज खान ने एक आदमी की ओर इशारा किया जिनकी आंखों में ढेरों आंसू थे। आरुषि ने बेबसी से सभी को देखा। खुद को सूरज की हल्की गिरफ्त से छुड़ाते हुए वह मामून के पास जाकर खड़ी हुई। पापा, पापा प्लीज बताइए, ये सब झूठ है ना? मेरे पापा आप ही हैं ना? वो गहरे सांस भरते हुए पूछ रही थी। और मामून? शमसी ने अपना सिर झुका लिया और फिर धीरे से अपना सिर उठाया। यही सच है आरुषि, मैं तुम्हारा पापा नहीं, लेकिन बहुत मोहब्बत करता हूं तुमसे। बेटा, हो सके तो मुझे माफ। मामून शमसी उसके आगे हाथ जोड़ गए। आरुषि झटका खाते पीछे हटी। उसके दिल को जैसे कुछ होने लगा। सामने खड़ा शख्स उसका बाप नहीं, जिसके साथ वह इतना वक्त रही, वह उसका बाप नहीं।
नहीं। आरुषि चकराकर जमीन पर गिरने लगी कि सूरज ने फौरन आगे बढ़कर उसे अपनी बाहों में समेट लिया। आरुषि को होश आया तो उसके पास सलमा बेगम सूरज की मां मौजूद थी, जबकि उसकी अपनी मां की तो मौत हो चुकी थी। बेटा, कैसी तबीयत है अब? मेरे पापा कहाँ हैं? वो उड़ते हुए पागलपन के अंदाज में चिल्लाई। बेटा, मैं यहीं हूँ। अचानक से दरवाजे से मामून साहब अंदर आते हुए बोले तो आरुषि उनके सीने से जा लगी। वो आंखों से आंसू बहने से रोक नहीं पाए। उनके हर अंदाज से आज शर्मिंदगी झलक रही थी। अपने किए पर वो बहुत शर्मिंदा थे। पैसे के लालच ने उन्हें अंधा कर दिया था। बेटा, तुम्हारे असली पापा ये हैं। मैंने तो सिर्फ तुम्हें पाला है। मामून साहब ने आरुषि के आंसू पोंछे। नहीं, मुझे बस आप चाहिए। मैं नहीं मानती किसी बात को। वो मामून का हाथ नहीं छोड़ रही थी। मामून, तुमने जो कुछ किया उसके लिए तुम्हें माफ करने का तो जी नहीं चाहता, लेकिन अपनी बेटी के लिए, जो अब हमारी बहू भी है, उसकी खातिर तुम्हें माफ करते हैं। अफरोज खान के कहने पर मामून ने उन्हें धन्यवाद भरे अंदाज में देखा। अगर आज मामून शमसी अमीर होते तो शायद ही उन्हें अपनी गलती का एहसास होता, लेकिन जब हाथ से सब कुछ चला गया तब उन्हें एहसास हुआ। वक्त के साथ साथ ही सही, लेकिन सब संभल गए। यूं तो आरुषि सूरज के निकाह में थी, लेकिन सबकी मौजूदगी में एक बार फिर से निकाह हुआ था। अपने पापा मामून साहब की ख्वाहिश पर उसने सूरज से निकाह कर लिया, लेकिन वो अपनी किडनैपिंग का कोई भी पल भूल नहीं पाई थी। वो काले मास्क वाला उसे पल पल याद आ रहा था। वो उसे याद नहीं करना चाहती थी, लेकिन वो उसकी यादों से जाना नहीं चाहता था। सुहाग की सेज पर बैठी वो सूरज का इंतजार कर रही थी, जिसने अंदर आते ही लाइट ऑफ कर दी और हल्की पीली रोशनी में वह मास्क पहने उसके करीब आया। आरुषि एक पल को सहम कर पीछे हटी। कौन कौन, दूर हटो, करीब मत आना, वो पागलों की तरह रोते हुए चिल्ला रही थी। सूरज ने फौरन उसे अपनी बाहों में कैद कर लिया। वो और भी पैनिक हो गई तो सूरज ने लाइट ऑन कर दी। रिलैक्स आरुषि, मैं हूं तुम्हारा डेविल, वो मास्क हटाता हुआ घबरा कर बोला। आरुषि दुल्हन के रूप में आज सूरज खान के दिल में बिजली सी गिरा रही थी। यानी डेविल ही सूरज खान था। दिल अनजाने तौर पर धड़क उठा था। सूरज खान उर्फ डेविल, मैं तुमसे बिल्कुल नहीं डरती, समझे तुम? आरुषि ने गुस्से से अपना आप उससे छुड़ाया। सूरज उसके तेवर देखते हुए रह गया और माफ भी नहीं करूंगी। उंगली उठाकर मुड़कर वार्न किया। माफ नहीं करोगी तो सुहागरात कैसे मनाएंगे? उसे बैक से अपने मजबूत घेरे में लेते हुए वो उसके दिल की दुनिया हिला गया। छोड़ो, मुझे छूना भी मत। जब माफ नहीं किया तो कोई सुहागरात नहीं, वो रूठे हुए अंदाज में गुस्से से बोली। चलो, माफी सुहागरात के बाद दे देना। वो उसका रुख अपनी ओर करता, उसके माथे पर होंठ रखता हुआ उस पर जादू कर गया। आपने मुझे किडनैप किया, पूरे 5 दिन वहां गंदी जगह पर रखा। अब वो उससे शिकवा कर रही थी। सॉरी। वो एक हाथ से उसकी कमर पर पकड़ मजबूत करते हुए दूसरे हाथ से अपना कान पकड़ गया। मुझे जंजीर से भी बांधा था, उसके लिए भी सॉरी। वो फिर से बोला। मुझे बारिश में खड़ा किया था, एक बार फिर सॉरी। कुछ पल के ठहराव के बाद उसने झुका सिर उठाया। मैं भी सॉरी करती हूँ आपको। वो मैंने मारा था। अपनी की गई ज्यादती भी आरुषि को याद आ गई थी। तुम्हें हक है, जान भी ले सकती हो। सूरज की बात पर उसने बेइच्छा सिर उठाकर उसे देखा और उसके चेहरा ऊपर उठाते ही सूरज ने उसके होठों पर झुकते हुए एक छोटी सी गुस्ताखी कर दी। तो अगले ही पल आरुषि के चेहरे को मुस्कान ने छुआ और फिर सुकून से अपना चेहरा सूरज के चौड़े कंधे पर रख दिया और सूरज ने भी उस मासूम और नाजुक सी लड़की को अपनी बाहों में समेट लिया था। अगले ही पल वो उसके कानों में सरगोशी कर रहा था। तो फिर इजाजत है किस बात की? आरुषि हैरान हुई थी सुहागरात मनाने की। वो धीरे से उसके कानों को अपने लब्बों से छूते हुए बोला था और उसकी बात सुनते ही आरुषि शर्माकर उसके सीने में दुबक गई थी, जबकि सूरज हंसते हुए उसे अपनी बाहों में उठा चुका था और उसे लाकर बिस्तर पर बिठा दिया। दोनों के चेहरों पर सच्ची खुशी चमक रही थी, क्योंकि सूरज ने उस लड़की को पा लिया था जिससे वह पहली नज़र में मोहब्बत कर बैठा था, और आरुषि भी तो जाने अनजाने उसे अपना दिल दे बैठी थी और आज हमेशा के लिए उसकी जिंदगी में वह शामिल भी हो चुका था। दोनों की जिंदगियां खुशियों से महकने वाली थीं, क्योंकि दोनों ने ही अपना पहला प्यार पा लिया था। तो दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।